मेरे पर कोई बोझ चढ़ा नहीं पाया ਇਹ ਆਥੋ ਘਟਾਈ ਲੈ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ बैगा बुगा ना पकड़ना पैसे मुझे पीछे हो जाने था इसमें क्या था हमारी नो पढ़ना पड़े ऊपर भाई जय हिंद ये तो उस वक्त हाँ मतलब बड़ा कंप हो गया था उसको लेके कि एक बम ठीक हुआ गया उठाए थे यहाँ से उठाए थे पहले वाले अभी अंशुल सीएम की बात कर रहे हैं करता हूँ है ना हाँ सीएम की बात कर रहा हूँ भाई मर जाऊंगा फिर तो सर वो नहीं आता कि लाइफ टाइम टीवी पकड़ के रखो चलो वो भी प्रैक्टिस हो जाएगी बताइए पत्रकार बंधुओं जी नमस्कार। सर हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने की बात कही है आपने, क्या कहेंगे? देखिए हिमाचल के 5 मेडिकल कॉलेज हैं। आज माननीय सदस्य बाली जी ने नियम 62 के तहत टांडा मेडिकल कॉलेज का मुद्दा उठाया। मैं टांडा मेडिकल कॉलेज की आपको बात बताना चाहता हूँ। टांडा मेडिकल कॉलेज में 20 साल पुरानी मशीन है एक्सरे की और एमआरआई की 3 टेस्ला की मशीन हम अब लगाने जा रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी की हमने शुरुआत की है और तकरीबन 27 एसआर की पोस्टें जो 15 साल पहले स्वीकृत होनी चाहिए थी वो स्वीकृत ही नहीं हुई है। तो 15 साल बाद हमने इन पोस्टों को स्वीकृत करवाया है और मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि टांडा मेडिकल कॉलेज में हम एम्स जैसी सुविधाएं आने वाले 1 वर्ष में देंगे। हमने टांडा मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल स्टाफ की पोस्ट बढ़ाई है। रेडियोग्राफर्स के में जो पोस्ट 15 सीटें होती थी 50 की है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्टें 50 की है। ओटी की पोस्टें 50 की है। सभी पोस्टों को हमने इंक्रीज किया है और नर्सिस की जीएनएम की जगह बीएससी नर्सिंग की 60 पोस्टों को किया है। टांडा मेडिकल कॉलेज में जो हिंदुस्तान के एम्स में स्मार्ट लैब लगी है डायग्नोज के लिए, ब्लड टेस्ट लेते हैं ना, अभी आपका कृष्णा लैब कर रही है, उसके लिए मैंने 25 करोड़ रुपया उपलब्ध करवाया है। जो कैंसर के पेशेंट के लिए डायग्नोज करना है उसके लिए पैट स्कैन के लिए 28 करोड़ रुपया सैंक्शन करवाया है। नर्सिस की पोस्टों की हम आउटसोर्स से भर्ती कर रहे थे लेकिन उसमें थोड़ा हाई कोर्ट ने स्टे दिया है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि हेल्थ एजुकेशन में, क्योंकि मैं हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन का मिनिस्टर भी हूं, फाइनेंस मिनिस्टर भी हूं, और ये जो जितने भी पैसे राज्य के बजट से आ रहे हैं, कोई भारत सरकार से इसकी कोई मदद हमको नहीं मिली है, ना ही कोई जायका का प्रोजेक्ट है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी झूठ फैलाती है, मेडिकल कॉलेज को कैसे मजबूत करना है, इस दृष्टि में हमने पूरा व्यवस्था परिवर्तन किया है। पहली बार डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज का कैडर अलग किया है और डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन का कैडर अलग किया है। ये सब चीजें जो आम नागरिक हॉस्पिटल में आते हैं इनकी जानकारी नहीं होती है। उन बेचारों को क्या होता है कि वो टांडा आते हैं, उसके बाद रेफर कर दिया जाता है, कोई प्राइवेट में चला जाता है और 1000 करोड़ रुपए का इलाज करवाने के लिए हिमाचल के आम जनता के लोग बाहर जाते हैं। हमने कहा हिमाचल की गरीब जनता का 1000 करोड़ बाहर क्यों जाए, यहीं मैं उनको सुविधा उपलब्ध करवाऊंगा। और मुझे खुशी है कि टांडा में रोबोटिक सर्जरी में अभी तक 35 ऑपरेशन हो चुके हैं और जो डॉक्टर है हमारे, चाहे टांडा मेडिकल कॉलेज में चाहे चमियाना मेडिकल कॉलेज में है, मुझे खुशी है कि वो सरकारी जो वेतन मिल रहा है उस पर रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं, जबकि रोबोटिक सर्जरी का जो सर्जन है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में 4 से 5 लाख रुपया लेता है। मैं हिमाचल के उन सभी डॉक्टरों का धन्यवाद कर रहा हूँ जो हिमाचल की जनता का
सेवा भाव से, निस्वार्थ सेवा से कर रहे हैं। जो हमारे पे स्केल है उसी के आधार पर कर रहे हैं। सर सदन में जो नियम 130 के तहत जो चर्चा चल रही है सर, और सांसद जो विधायक निधि है उसको जारी करने में भी दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, मैंने ये कहा कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी के समय जो आरडीजी आती थी 11,000 करोड़ होती थी। आरडीजी का मतलब है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, जो 15 फाइनेंस कमीशन ने दी थी, उसमें टेपरिंग होगी। 2017 से ना 15 फाइनेंस कमीशन आया, तो जो 11,000 करोड़ आती थी वो आज 2024-25 में रहकर 3200 करोड़ रुपए होगी। जब विधायक ये कहते हैं कि हमारा वेतन बढ़ा हुआ मार्च में हो गया, पूरी जनता ने हमको सोशल मीडिया में हमारे बारे में लिखा और उसके बाद भी उनको अभी सैलरी नहीं मिली, तो विधायकों ने ये बात भी की कि हिमाचल प्रदेश के में पहली विधानसभा के ऐसे विधायक हैं जिनका इनकम टैक्स हिमाचल प्रदेश की सरकार ना देकर वो खुद पे करेंगे। तो उन्होंने जब अपनी पे का आंकलन किया, पूरे हिंदुस्तान में जो इनकम टैक्स है पूरे हिंदुस्तान की विधानसभाओं का, वो सरकार के द्वारा पे किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में विधायक खुद देते हैं। मकान का किराया खुद विधायक को देने को कहा गया। पहले मकान का किराया सरकार देती थी, पानी का बिल सरकार देती थी, बिजली का बिल सरकार देती थी, मोबाइल का अलाउंस सरकार देती थी। जब मैंने पिछला एक्ट लगाया तो मैंने कहा कि सब चीजों का जिसका भी आप सेवन करोगे उसका भुगतान सरकार नहीं करेगी, विधायक खुद करेंगे। तो उन्होंने बिल तो पास कर दिया, हमने नोटिफाई नहीं किया क्योंकि हमारी स्थिति आर्थिक ठीक नहीं थी। तो हमने जब यहाँ विधानसभा में नोटिफाई किया तो माननीय विधायक बीजेपी के सत्ती जी ने कहा कि हमारी पेंशन पे नहीं मिल रही है। हमारी कोशिश है क्योंकि बड़े विधायकों की पेंशन और पे मिले, जिस संदर्भ में मैंने डायरेक्शन दी है। और निश्चित रूप से 7 महीने से उन्हें बेचारों को पेंशन पे नहीं बड़ी भी नहीं मिली है। लेकिन जैसी थोड़ी हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, पर हम आर्थिक सुधारों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर हिमाचल की तरफ जब हम कदम बढ़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से थोड़े बहुत समय कष्ट रहेगा, लेकिन ये कष्ट आंवले के स्वाद की तरह है। धीरे धीरे शुरू में कड़वा लगता है, बाद में इसका स्वाद मीठा होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, सदन में जो नियम 130 के तहत जो प्राकृतिक आपदा पर चर्चा चल रही है उसमें विपक्ष के विधायक अमूमन यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राहत और बचाव कार्य में सरकार ने भाई भतीजा नीति अपनाई है। अभी चर्चा चल रही है और इसके बाद जब रिप्लाई होगा तो उसी के बाद सर, कबड्डी खिलाड़ियों के साथ भेदभाव की बात हो रही है कि उन्हें जो है उचित सम्मान सरकार नहीं दे। कबड्डी खिलाड़ियों को कभी उम्मीद भी नहीं थी जब पिछली बार उनको सम्मान दिया था, और कबड्डी खिलाड़ी आपसे ज्यादा जानते हैं कि सरकार उनको कहाँ सम्मानित करना जा रही है। और आज सरकार जो सम्मानित करने जा रही है उनको, वो कबड्डी खिलाड़ियों से मेरी बातचीत हो चुकी है। जिस दिन सरकार का फंक्शन होगा उस दिन आपको अवार्ड का भी पता लगेगा। सर, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि जो ये जोरावर स्टेडियम में वो रैली करने प्रदर्शन करने जा रहे हैं, सर वो कह रहे हैं कि इसको बार बार बदला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने कहा है कि 10,000 लोग आएंगे। जोरावर जो स्टेडियम है वो 4,000 लोगों के लिए है। तो कहीं तो हमने स्थान नहीं बदला, हमने बोला पुलिस ग्राउंड में ही 10,000 लोग आ सकते हैं, तो वहाँ रैली करिए। लेकिन वो कह रहे हैं यही करेंगे। नहीं, वो अब 4,000 लोग, तो इसका मतलब उनकी रैली में 4,000 लोग आएंगे, तो 10,000 की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी जी। तो अब जब 10,000 लोगों के लिए, तो हमारे पास आज जहाँ 15,000 युवा साथी हमारे साथ पुलिस ग्राउंड में थे, हमने भी वही की। ये सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। विपक्ष का भी हमें ख्याल रखना है कि कोई ऐसी बात ना हो। तो हमने रैली में उनको बोला कि आपका जो स्थान है वो आप पुलिस ग्राउंड में करिए। अगर उनकी संख्या कम आनी है तो जोरावर को मैदान में तो 4,000 ही लोग आते हैं ना, तो ठीक है। इसमें अब जैसे ही वो उनका अपनी संख्या के बारे में बताएंगे तो संख्या के हिसाब से सरकार फैसला लेती है। धन्यवाद। देखिए, ये शब्द आपको भी नहीं प्रयोग करना चाहिए। जन संकल्प रैली है, जनता के प्रति जो हमारा संकल्प है उसका निर्भर। जयराम जी का तो कहते हैंगे, वो तो हर चीज में मिर्च मसाला और उनका सोशल मीडिया हर कुछ कहता रहता है। अब मैं उसको क्या कर सकता हूँ। धन्यवाद। तो अभी आपने देखा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिव्य हिमाचल टीवी के साथ बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कुछ आर्थिक संकट जरूर है, लेकिन उससे उभरने का प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए लगातार प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने की भी बात कही है और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हिमाचल प्रदेश के चमियाना, टांडा मेडिकल कॉलेज और नेर चौक को एम्स की स्तर की सुविधाएं यहां पर प्रदान की जाएगी और इसके लिए कार्य जो है वो किया जा रहा है। चाहे
उच्च स्तरीय उपकरण हो, चाहे रोबोटिक सर्जरी हो, सभी प्रकार के कार्य जो है अभी फिलहाल किए जा रहे हैं। तो आप बने रहें यूं ही पल पल के अपडेट के लिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ, और देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए अपने सहयोगी कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ नरेंद्र कुमार, धर्मशाला, तपोवन।